Mr. Ashwini Mahajan, renowned economist and General Secretary, Swadeshi Jagran Manch, to share his words. Respected Dr. Mr. Paul, and other dignitaries in the dais, my friend Dr. Virendra Garg. आज हम मेडटेक के संदर्भ में बात करें तो वास्तव में हमारा देश जो है वो जाना जाता है कि कैसे हम आपदा से अवसर निकालें और स्वदेशी जागरण मंच के नाते एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हम देख रहे थे कि लंबे समय से हमारे देश में लगभग सभी चीजों के बारे में विदेशों और खासतौर पर चीन पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। पहली बार कोविड के आगमन के बाद हमने महसूस किया कि हमारी निर्भरता एक डेंजरस लेवल पर पहुंच चुकी है और इसलिए हमें उसके लिए कुछ प्रयास करने। हमने देखा कि हमारे पास फेस मास्क नहीं थे, पीपीई किट्स नहीं, ये भी कहा कि वेंटिलेटर्स नहीं। तो और वैक्सीन के बारे में तो अभी किसी ने सोचा भी नहीं। ऐसे में जब ये आपदा आई तो हमारे देश के लगभग सभी जो क्षेत्र थे उनके अंदर भी एक ये विषय जागा कि ये विदेशों पर और खासतौर पर चीन पर निर्भरता किसी भी हालत में ठीक नहीं मानी जा सकती। इसलिए हमें ही कुछ प्रयास करना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 11 मई को देश के सामने एक विचार प्रस्तुत किया कि आगे का रास्ता आत्मनिर्भरता का रास्ता है। इसका अभी उल्लेख आदरणीय डॉक्टर पॉल ने किया और वो जो आत्मनिर्भरता का जो रास्ता है सबसे पहले वो मेडिकल इक्विपमेंट से के रास्ते से गुजरा। मैं यहाँ पर फेस मास्क और पीपीई किट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। वेंटिलेटर्स के संदर्भ में हमारे देश में मुझे लगता है नीति निर्माताओं तक को इस बात का आभास नहीं था कि भारत वेंटिलेटर्स में पहले से ही आत्मनिर्भर था। लेकिन हमारे देश का जो इकोसिस्टम है उस आत्मनिर्भरता को सजीव रूप से देखना नहीं चाहता। उस समय मुझे याद है कोरोना पीरियड में एक अत्यंत महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियलिस्ट किरण मजूमदार ने एक ट्वीट किया। कौन कहता है कि भारत वेंटिलेटर्स में आत्मनिर्भर नहीं है या हमारी कैपेसिटी नहीं है। ऑलरेडी हम 5000 वेंटिलेटर्स, हमारी एक ही कंपनी जिसका नाम है स्कैनरे मैसूर में स्थित है, जो 5000 वेंटिलेटर्स बनाती है। तो प्रश्न खड़ा होगा कि वो वेंटिलेटर्स भारत में इस्तेमाल क्यों नहीं किए जाते। तो कहाँ जाते हैं वेंटिलेटर्स? यूरोप में जाते हैं विद द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, लेकिन वो भारत में इस्तेमाल नहीं होते। तो मैंने स्कैनरे के जो प्रमोटर हैं एल्बा विश्व साहब, मैंने उनको फोन किया कि एल्बा आप तो 5000 वेंटिलेटर्स बनाते हैं, तो क्या आज इस समय देश को जरूरत है 50,000 वेंटिलेटर्स की? आप बना सकते हैं? उन्होंने क्यों नहीं बना सकते, 2 ही महीनों में बना सकते। और आपके बाकी तो इतिहास है, आपने देखा कि उन्होंने अपना डिजाइन जब बिल गेट्स से पूछा गया
वैक्सीन के बारे में, तो उसने कहा कि भारत को वैक्सीन का फार्मूला नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो उसका दुरुपयोग करेंगे। ऐसे में एल्वा विश्व प्रसाद वो अपना डिजाइन महिंद्रा को दिया, CPL को दिया और कुछ कंपनियों को दिया और अपनी देखरेख में 60,000 वेंटिलेटर्स मात्र 2 महीनों में बना कर दी। यह है हमारे देश का जज्बा। मैंने ये वेंटिलेटर स्टोरी आपको इसलिए सुनाई क्योंकि यस वी कैन डू, वी हैव द कैपेसिटी, और उसके लिए बहुत ज्यादा R&D पर खर्च किया जाता है, ऐसा नहीं है। वास्तव में ये भी एक नैरेटिव चलाया हुआ है। मैं आजकल कुछ नैरेटिव पर भी बात करता हूँ, काम करता हूँ। एक नैरेटिव चला हुआ है कि भारत में कुछ R&D नहीं होता, कुछ पैसे नहीं खर्च किए जाते, तो इसलिए यहाँ देश में कुछ नहीं हो सकता। हमने देखा कभी 1 लाख करोड़ रुपए का जो अभी हमने बजट रखा है, उससे पूर्व की बात बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या परिवर्तन आने वाला है, वो आप अपेक्षा कर सकते हैं। उससे पूर्व की बात बता रहा हूँ। 2014 में भारत में मात्र 4,000 से कुछ ज्यादा पेटेंट दिए गए और पिछले साल का 23-24 का यह आंकड़ा है कि 1,03,000 पेटेंट ग्रांट किए। यह है भारत का आत्मविश्वास कि जरा सा मौका दिया जाए तो हम क्या नहीं कर सकते। और वो जो पेटेंट हैं, पहले जो पेटेंट 4,000 दिए जाते थे उसमें से अधिकांश पेटेंट मल्टीनेशनल कंपनियों के होते थे, और इस बार के जो 1,03,000 पेटेंट ग्रांट किए गए हैं उसमें से अधिकांश पेटेंट भारतीयों के हैं। मैं इस अगस्त गैलरी के सामने ये सारी बातें इसलिए करने का प्रयास कर रहा हूं कि हम आपदा से किस प्रकार से अवसर निकालते हैं और किस प्रकार से हमारे आगे बढ़ने का जज्बा है, उसको कोई दुनिया का देश मैच नहीं कर सकता। सारी दुनिया इस समय महंगाई और खासतौर पर फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन से जूझ रही है, और भारत फ्यूल इन्फ्लेशन के संदर्भ में कल ही एक आंकड़ा देख रहा था कि 2022-23 में हमने 157 बिलियन डॉलर का ऑयल इंपोर्ट किया था। उतना ही ऑयल हमने पिछले साल यानी 23-24 में 25 बिलियन डॉलर कम खर्च करके इंपोर्ट किया है। यह है भारत का जज्बा, यह है भारत की सोच कि जहां देश आता है उस समय हम अमेरिका की सैंक्शंस को नहीं समझते हैं, नहीं देखते हैं। जब देश सामने आता है तो हम दुनिया की क्या सोच रही है हमारे बारे में नहीं सोचते हैं, और हम रूस से भी तेल इंपोर्ट करते हैं और ईरान से भी तेल इंपोर्ट करते हैं। मैंने वैक्सीन की बात अभी सामने रखी कि जब ये बात आई कि भारत को वैक्सीन बनानी चाहिए, बिल गेट्स साहब आप कुछ मदद कर दीजिए। नहीं, इनको फार्मूला नहीं दिया जा सकता, लेकिन भारत ने करके दिखाया। और अभी $2 से भी कम पैसे में हमने पूरे देशवासियों को बिना किसी लागत के वैक्सीन उपलब्ध करवा दी। कैसे संभव हुआ? ये उस जज्बे का परिणाम और उस कैपेसिटी का परिणाम है जो हमारे देश के लोगों ने दिखाई। मुझे याद है कि उस समय एक विदेशी कंपनी जो बाद में बहुत बदनाम हो गई, उन्होंने बहुत प्रयास किया, यहाँ के राजनीतिक दलों के प्रमुखों के माध्यम से भी किया। उनके भी ट्वीट्स हमने देखे कि ये भारत सरकार लोगों को मार देना चाहती है, उस कंपनी से क्यों नहीं खरीद रही। लेकिन भारत सरकार ने भी बहुत चतुरता से उस कंपनी को बाहर रखा
और आज हम उस कंपनी के बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आज जब हम सब लोग यहाँ पार्टी कर रहे हैं, अभी भी कई मुल्क कोरोना के कहर से अभी तक जूझ रहे हैं। उनकी आर्थिकी खराब हुई है, उनकी स्वास्थ्य सेवा खराब हुई है, और जो नैरेटिव्स खड़े किए जाता था कि जीडीपी का इतने प्रतिशत, इतना बड़ा, इतना अमाउंट वो मुल्क खर्च करते हैं, यूरोप का फलाना मुल्क इतना करता है, अमेरिका इतना करता है, फला इतना करता है। हमने देखा कि कोविड के दौरान सब वो धराशायी हुए दिखाई दिए, और भारत ने अपने देश के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा, उनकी आर्थिकी की रक्षा और उनकी तमाम जरूरतों की रक्षा हमने करके दिखाई है। यह देश का उस कम आमदनी में करके दिखाई, उनका खर्च में करके दिखाई, जैसा कि मैंने अभी पेटेंट के संदर्भ में बताया कि इतना कम खर्च करके भी हमने 1,03,000 पेटेंट्स दिलाए हैं। और दुनिया में पेटेंट्स की ग्रांटिंग की संख्या लगातार घट रही है। अमेरिका में घट रही है, चीन में घट रही है, और भारत में लगातार पेटेंट ग्रांट करने की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। हमने क्या किया? मात्र कुछ इंस्पेक्टर्स पेटेंट ऑफिस में थोड़े से बढ़ा दिए, उन्होंने ये जलवा करके दिखा दिया। भाई और बहनों, बात आती है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में हमें समझना होगा। मैं खास तौर पर प्रोफेसर वीके पॉल को इसके लिए निवेदन करना चाहूंगा, आज उनकी उपस्थिति यहाँ पर है, कि हमें जिस प्रकार के पॉलिसीज की जरूरत है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इज नॉट ऑल अबाउट वैक्सीन्स। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हमें बार बार ये समझाने की कोशिश की जाती है कि आप वैक्सीन पर जोर दीजिए। मैं यहाँ वैक्सीन का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ पर आपके माध्यम से भारत सरकार को ये बताना चाहता हूं कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इज नॉट ऑल अबाउट वैक्सीन। वहां पर वेस्टेड इंटरेस्ट है। वहां कुछ लोग अपने पैसे को दुगना और तिगना और चौगुना करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत का तमाम हेल्थ बजट वैक्सीन पर खर्च हो, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत का एक बड़ा हिस्सा बजट का वो वास्तव में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर खर्च हो। प्रोफेसर अभय जी ने इस बात को हमारे सामने रखा है। उन्होंने वैक्सीन का जिक्र नहीं किया। मुझे बहुत आपको धन्यवाद भी देता हूँ और आपका अभिनंदन भी करता हूँ। हमारा देश, उसमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में हमें यह भी विचार करना होगा कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इज नॉट ऑल अबाउट एलोपैथी। हमें दूसरी पैथीज पर, जो खास तौर पर हमें बीमारियों से बचाने के लिए तमाम प्रकार की उपाय बताते हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने एक और बात याद कराना चाहता हूँ कि उस समय तक हम सब भूल गए थे कि बाकी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में क्या होता है। सब लोगों ने काढ़ा पी करके कोविड को भगाने की कोशिश की। हमें नैरेटिव से भी बचना होगा। मैं यहाँ पर मैलन्यूट्रिशन के संदर्भ में जो एक महत्वपूर्ण समस्या है हमारे सामने, हमें उस प्रकार के नैरेटिव से भी बचना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो सर्वेज आते हैं, वो सर्वेज भी, जैसे आपने जिक्र किया कि जो हमारे इक्विपमेंट्स है वो इतने बेहतर नहीं है कि हम वास्तव में अपने लोगों के स्वास्थ्य के बारे में ठीक जानकारी ले सके। कई बार ये बात आती है, कुछ हद तक सही भी है, कि हमारी बहनें बहुत ज्यादा एनीमिया से पीड़ित है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि एनीमिया को जज करने का जो, इसके बारे में भी हमें, मैं चूंकि मेडिसिन और मेडिकल क्षेत्र का
विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन जो प्रधानमंत्री सलाहकार समिति के कुछ लोगों ने इसके बारे में प्रश्न उठाए हैं, उसके बारे में हमें समझने की जरूरत है कि एनीमिया को जज करने के लिए जब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन किस बीमारी से पीड़ित है, तो तब तक हम उसका सही समाधान नहीं कर सकेंगे। अगर लद्दाख में हम जाएं तो जिस प्रकार से एनीमिया वहां दिखाई देता है, उसमें तो एक दिन भी कोई जी नहीं सकता, वहां हजारों सालों से लोग जी रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी जजमेंट में, हमारे उसको जांचने में कहीं कमी है। मित्रों, मैलन्यूट्रिशन के संदर्भ में भी हमें समझना होगा कि देयर आर वेस्टेड इंटरेस्ट जो हमें एक दिशा में लेकर के जाना चाहिए। और जब हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा देखते हैं तो अलग डाटा देता है, वो एक सैंपल सर्वे था। लेकिन जब हम रियल टाइम डाटा पोषण के में जाकर के देखते हैं तो एक अलग ही प्रकार का डाटा आता है। तो हमें किस पर विश्वास करना चाहिए? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डाटा पर विश्वास करना चाहिए कि भारत सरकार के पोषण के डाटा पर विश्वास करना चाहिए, जो 7 करोड़ बच्चों के लिए तो डायरेक्टली वहां पर मेजर करता है। उसके संदर्भ में देखते हैं तो वो नैरेटिव ध्वस्त हो जाता है। जो अंतरराष्ट्रीय शक्तियां हमारे अंदर एक भाव प्रस्तुत करना चाहती हैं कि हमारे देश में बच्चे बड़े ठिगने हैं, बड़े पतले हैं, क्योंकि वास्तव में वो डाटा वहां रेटिफाई नहीं हो रहा है जो हम पोषण का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। ये भी कह सकता है, तो अपोजिशन का पार्टी का व्यक्ति हो तो कह सकता है कि पोषण का डाटा भी गलत आप मेजर कर सकते हैं, शायद आपने वहां पर लॉगरिथम कुछ बदल दिया हो, कुछ कर दिया हो। लेकिन हमें इसके बारे में विचार करने की जरूरत है कि हमें अंतरराष्ट्रीय शक्तियों द्वारा प्रेरित ऐसे सर्विस को बल देना चाहिए या मानना चाहिए, या पोषण के डाटा को मानना चाहिए। ऐसे में मैलन्यूट्रिशन के संदर्भ में मैं एक बार हमारी पहले भी आदरणीय डॉक्टर पॉल से बात हुई थी कि बेस्ट तरीका, अगर सैम चिल्ड्रन को सीवियरली मैलनरिश्ड बच्चे हैं, एक्यूटली मैलनरिश्ड बच्चे हैं, उनके लिए IUPF इज नॉट द सॉल्यूशन, फ्रेश फूड्स इज द सॉल्यूशन। और मुझे खुशी है कि हमारे नीति आयोग के हेल्थ मीटिंग में, पब्लिक हेल्थ मीटिंग में इस बात को डिसाइड किया गया और देश हित में डिसाइड किया गया कि फ्रेश फूड उपलब्ध कराना है। इस प्रकार से हमारा एक बड़ा इकोसिस्टम है, बड़ा एक हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है आंगनवाड़ी और मिड डे मील का, उसके माध्यम से हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि हर मुश्किल समस्या का एक आसान समाधान होता है और वो फ्रेश कुक फूड के द्वारा किया जा सकता है। अंत में मैं आपके सामने 2 बातें और रखना चाहूंगा। वैक्सीन की बात आई, आजकल HPV वैक्सीन का बड़ी बात आ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से 2 प्रकार के मत व्यक्त किए जा रहे हैं। एक मत व्यक्त किया जा रहा है कि हमें यूनिवर्सल HPV वैक्सीन करनी चाहिए। उसके बारे में हमें अंतरराष्ट्रीय अनुभवों के बारे में जरूर जानना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय अनुभव क्या है HPV वैक्सीन के, उसके बारे में भी जरूर जांच लेना चाहिए। और उसके बारे में जो बेहतर सॉल्यूशन है वो स्क्रीनिंग है, इसके बारे में भी नीति आयोग को जरूर विचार करना चाहिए। स्क्रीनिंग के माध्यम से क्या हम अपनी बहनों में इस प्रकार के सर्विकल कैंसर को रोकने में मददगार हो सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर और इफेक्टिव होगा, क्योंकि उसमें हम पॉपुलेशन को स्क्रीन कर सकते हैं। इस केस में हम केवल कुछ संख्या में ही बहनों को HPV वैक्सीन दे सकते हैं। अंत में एक बात मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, वो भी बहुत बड़ी मेडटेक के संदर्भ में है, और वो ये है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हम जानते हैं, क्योंकि अभी जिक्र आया कि हम अपने देश में लोगों को पब्लिक हेल्थ की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में सबसे बड़ा योगदान अगर है
तो वो हमारी सस्ती दवाइयों का है। वो सस्ती दवाइयां इसलिए हैं कि इतनी लंबी हमारी यात्रा है फार्मास्यूटिकल सेक्टर की, जो दुनिया में सबसे सस्ती दवाइयां हमारे देश में उपलब्ध कराने में सक्षम है। और वो सस्ती दवाइयां उपलब्ध इसलिए हो पाई क्योंकि जो इंडियन पेटेंट सिस्टम है, हमारे देश का जो पेटेंट सिस्टम है वो दुनिया में बेस्ट पेटेंट सिस्टम, क्योंकि हम अपने पेटेंट सिस्टम के माध्यम से जेनरिक ड्रग्स बना सकते हैं। शायद अमेरिका जेनरिक ड्रग्स उतनी मात्रा में नहीं बना सकता, कनाडा नहीं बना सकता, यूरोप नहीं बना सकता, हम जेनरिक ड्रग्स बनाते हैं और उसके ऊपर प्रधानमंत्री औषधि केंद्र से हम लोगों को 10% कीमत पर वो ड्रग्स उपलब्ध कराने में सक्षम हो। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा खतरा आ गया और वो खतरा ये था कि हमारी एपीआईज के संदर्भ में, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के संदर्भ में चाइना पर निर्भरता इतनी बढ़ गई थी कि एक समय था कि हम 90% एपीआईज खुद बनाया करते थे। एक समय आया हम केवल 10% एपीआईज खुद बनाते हैं, 90% के लिए हम इंपोर्ट करते हैं। वो चाइना जो पेनिसिलिन जी की कीमत $22 हुआ करती थी, उन्होंने $9 में डंप करके हमारे देश की पेनिसिलिन जी इंडस्ट्री को समाप्त कर दिया। लेकिन भारत ने तो पुनः अंगड़ाई ली, पुनः पीएलआई स्कीम के माध्यम से एपीआई इंडस्ट्री को पुनः खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। 2-3 महीनों में हमारी पेनिसिलिन जी का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। ओवरऑल हमारा एपीआई का प्रोडक्शन बढ़ने लगा है। पिछले साल हमने 37,000 करोड़ रुपए के फार्मा प्रोडक्ट्स, एपीआई प्रोडक्ट्स हमने एक्सपोर्ट किए हैं, जबकि हमारे इंपोर्ट सिर्फ 25,000 करोड़ रुपए के हैं। तो भविष्य उज्जवल है। मेडटेक में हम टेक्नोलॉजी में और आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया के लिए हम मेडिकल हब बन सकते हैं। केवल मैन्युफैक्चरिंग हब एक उसके संदर्भ में नहीं, मैं मेडिकल हब के संदर्भ में बात करना चाहता हूं। हम दुनिया भर के लोगों का सस्ता, बढ़िया और टिकाऊ इलाज करेंगे और हमारे देश में जो टूरिज्म बढ़ाने की कोशिश हो रही है, मेडिकल टूरिज्म में भी हम उतनी ही ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। इतनी बात कहते हुए अपना विषय समाप्त करता हूं। धन्यवाद।